रात के 2 बजे थे जब ज्योति हुरली ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो ईमेल देखा जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। आपकी सेवाएं अब लंबे समय से नहीं है, केवल 6 शब्द, लेकिन उसके 3 साल के करियर को एक झटके में खत्म कर देने के लिए काफी थे। मुंबई की इस छोटी सी अपार्टमेंट में बैठी 28 साल की ज्योति के हाथों में फोन कांप रहा था। उसने अभी तक कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी तेजी से बदल सकती है। बाहर मरीन ड्राइव की वेव्स लगातार किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उसके दिल में आ रहे तूफान की आवाज हो। ज्योति का रिफ्लेक्शन उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा था। काले घेरों से घिरी आंखें, बिखरे हुए बाल और एक ऐसा चेहरा जो डिफीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार लग रहा था। लेकिन यह कहानी डिफीट की नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी गर्ल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक ऐसी गर्ल की जो अपनी फेलियर्स से सीखकर ह्यूमन नेचर के सबसे गहरे लॉस को समझने वाली थी। अगली सुबह जब ज्योति की आंख खुली तो वो मोमेंट के लिए भूल गई थी कि कल क्या हुआ था। फिर रियलिटी का हार्श ट्रूथ उसे याद आया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में उसकी जॉब चली गई थी। वो जॉब जिसके लिए उसने अपना होम टाउन छोड़ा था, अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था कि मुंबई में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। उसने अपने रूममेट प्रिया को सुना जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। प्रिया एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, हमेशा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहती थी। ज्योति को लगता था कि उसमें वो क्वालिटीज नहीं है जो प्रिया में है। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी, प्रिया ने चीयरफुली कहा जब ज्योति किचन में आई। कॉफी? ज्योति चुप रही। वो कैसे बताती कि उसकी पूरी लाइफ एक रात में उजड़ गई है। क्या बात है, तू इतनी डल क्यों लग रही है? प्रिया ने पूछा। जॉब चली गई, ज्योति ने बेयरली विस्पर में कहा। प्रिया का हाथ कॉफी मग पर रुक गया। क्या? कैसे? ज्योति ने पूरी स्टोरी बताई। कैसे पिछले कुछ महीनों से कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, कैसे उसके बॉस ने उसे हिंट्स दिए थे कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी, और कैसे उसने उन साइंस को इग्नोर किया था। सुनो, प्रिया ने ज्योति का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह अंत नहीं है, यह वास्तव में एक नया शुरुआत हो सकती है। तुझे पता है मैंने कितनी बार नौकरी बदली है इस शहर में? लेकिन ज्योति सुनने के मूड में नहीं थी। उसका माइंड उन सभी मिस्टेक्स पर स्टक था जो उसने की थीं। उसने अपने कॉलीग्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं किया था, क्लाइंट रिलेशनशिप्स में वो वीक थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी यह सीखने की कोशिश नहीं की थी कि लोग एक्चुअली कैसे काम करते हैं। उस दिन ज्योति ने अपना पूरा टाइम जॉब पोर्टल्स पर बिताया। उसने डजन्स में एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन हर रिजेक्शन ईमेल उसके कॉन्फिडेंस को और गिरा देता था। मुंबई में कंपटीशन इतनी ज्यादा थी कि उसे लगता था जैसे वो एक फेसलेस क्राउड में खो गई हो। शाम को जब वो मरीन ड्राइव पर वॉक करने गई तो उसकी नजर एक बुक स्टोर पर पड़ी। वो नॉर्मली बुक्स नहीं पढ़ती थी, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स उसके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे। लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे उस स्टोर की तरफ खींच रही हो। स्टोर के अंदर साइकोलॉजी सेक्शन में उसकी नजर एक बुक पर पड़ी, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। बुक का कवर सिंपल था, लेकिन टाइटल समहाउ उसे कंपेलिंग लगा। उसने बुक को उठाया और पहला पेज खोला। वी थिंक वी अंडरस्टैंड पीपल, बट वी अंडरस्टैंड वेरी लिटिल अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पहली लाइन पढ़कर ज्योति को लगा जैसे ऑथर डायरेक्टली उससे बात कर रहा हो। उसने बुक खरीदी और उस रात से उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अगले दिन से ज्योति ने बुक को सीरियसली पढ़ना शुरू किया। रॉबर्ट ग्रीन का पहला लॉ था मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। ग्रीन एक्सप्लेन करते थे कि हमारे इमोशंस हमारे रैशनल थिंकिंग को कैसे ओवरराइड कर देते हैं और हम गलत डिसीजंस लेते हैं। ज्योति को रियलाइज हुआ कि उसकी पिछली जॉब में एग्जैक्टली यही हुआ था। जब उसके बॉस ने उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया था, उसने इमोशनली रिएक्ट किया था इंस्टेड ऑफ रैशनली समझने की कोशिश करने के। उसे याद आया कि कैसे एक क्लाइंट मीटिंग में उसने अपनी स्ट्रैटेजी को डिफेंड करने के लिए आर्ग्यू किया था, जबकि क्लाइंट क्लियरली कुछ और चाहता था। उसके इमोशंस, प्राइड, इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग ने उसे क्लाइंट की एक्चुअल नीड्स को समझने से रोका था। ग्रीन की बुक में एक एक्सरसाइज थी, डेली इमोशनल ऑडिट। हर दिन एंड में अपने इमोशंस को एनालाइज करना और यह समझना कि उन्होंने आपके डिसीजंस को कैसे प्रभावित किया। ज्योति ने एक नोटबुक शुरू की। पहले दिन उसने लिखा, आज मैंने 3 कंपनीज को एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड था
क्योंकि मुझे तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने एक कंपनी को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जो प्रॉबली डेस्परेट लगा। इमोशन, एंग्जाइटी और इंपेशेंस ने मेरे प्रोफेशनल बिहेवियर को अफेक्ट किया। यह प्रैक्टिस करते करते ज्योति को स्लोली पता चलने लगा कि वो कितनी बार अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में गलत डिसीजंस लेती थी। 2 हफ्ते बाद उसे एक स्टार्टअप से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार उसने अलग अप्रोच अपनाया। इंटरव्यू से पहले उसने कंपनी और इंटरव्यूअर के बारे में थॉरो रिसर्च किया, न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड बल्कि उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी। इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर ने उसकी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा, ज्योति ने इमोशनल रिस्पॉन्स देने के बजाय कामली एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने उस एक्सपीरियंस से सीखा है। उसने अपनी मिस्टेक्स को एडमिट किया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसने क्या स्टेप्स लिए हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं इनिशियली अपने कॉलीग्स और क्लाइंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, उसने कहा। अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को समझने में टाइम इन्वेस्ट कर रही हूं। इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड लगा। उसे सेकंड राउंड के लिए कॉल आया। ग्रीन की बुक का अगला लॉ था ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि हम सभी में एक नेचुरल नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होती है। हम अपने पर्सपेक्टिव को ही सही मानते हैं और दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में फेल करते हैं। ज्योति को याद आया कि उसकी पिछली जॉब में वो हमेशा अपने आइडियाज को पुश करती थी, बिना यह समझे कि उसके टीम मेंबर्स या क्लाइंट्स एक्चुअली क्या चाहते थे। उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। जब भी वो किसी से बात करती, वो कॉन्शियसली यह सोचने की कोशिश करती कि दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है, उसकी क्या मोटिवेशंस हैं। प्रिया के साथ एक कॉन्वर्सेशन में उसने यह टेक्निक ट्राई की। प्रिया वर्क स्ट्रेस के बारे में कंप्लेन कर रही थी और नॉर्मली ज्योति तुरंत अपने जॉब हंटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू कर देती। लेकिन इस बार उसने प्रिया को पूरी तरह से सुना, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया। तुझे पता है, प्रिया ने कहा, आज तू बहुत अलग लग रही है, मोर मैच्योर। यह कॉम्प्लीमेंट ज्योति के लिए एक रेवलेशन था। उसे रियलाइज हुआ कि जब हम दूसरों को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ बेहतर कनेक्ट करते हैं। सेकंड इंटरव्यू में उसने यह अप्रोच यूज किया। जब इंटरव्यूअर ने कंपनी के चैलेंजेस के बारे में बताया, ज्योति ने सिर्फ अपने सॉल्यूशन सजेस्ट करने के बजाय पहले उन चैलेंजेस को डीपली समझने की कोशिश की। उसने क्वेश्चंस पूछे जो शो करते थे कि वो जेन्युइनली कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है, न कि सिर्फ अपनी स्किल्स को शोकेस करना। आप जो कस्टमर रिटेंशन प्रॉब्लम बता रहे हैं, ज्योति ने कहा, क्या यह मेनली प्राइसिंग की वजह से है या सर्विस क्वालिटी के? मैं इसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दोनों के सॉल्यूशंस अलग होंगे। इंटरव्यूअर की आईज लाइट अप हुई। एग्जैक्टली, यह प्रिसाइसली वो काइंड ऑफ थिंकिंग है जिसकी हमें जरूरत है। जॉब मिल गई। नई जॉब में ज्योति ने रॉबर्ट ग्रीन के एक और लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई किया, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि हर पर्सन अपनी असली पर्सनैलिटी को हाइड करके एक मास्क पहनता है और सक्सेसफुल होने के लिए हमें उन मास्क्स के पीछे छुपी रियल मोटिवेशंस को समझना होता है। ज्योति की न्यू कंपनी एक फिनटेक स्टार्टअप थी। उसकी टीम में 5 लोग थे। रोहित जो टीम लीड था, अनीता जो सीनियर डेवलपर थी, करान जो मार्केटिंग में था, दीपिका जो ऑपरेशंस हैंडल करती थी और अर्जुन जो बिजनेस डेवलपमेंट में था। पहले दिन से ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि हर पर्सन का बिहेवियर अलग था। रोहित हमेशा कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव दिखता था, लेकिन ज्योति ने नोटिस किया कि जब भी कोई रिस्की डिसीजन लेना होता था, वो टीम के इनपुट लेकर ही डिसाइड करता था। उसका मास्क था कॉन्फिडेंट लीडर, लेकिन अंदर से वो कॉशियस और कोलैबोरेटिव था। अनीता इनिशियली कोल्ड और अनअप्रोचेबल लगती थी, लेकिन ज्योति ने देखा कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में जेन्युइन पैशन रखती थी। उसका मास्क था सीरियस प्रोफेशनल, लेकिन असल में वो एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर थी। ज्योति ने धीरे धीरे हर व्यक्ति के वास्तविक प्रेरणाओं को समझना शुरू किया और अनुसार अपना दृष्टिकोण समायोजित किया। रोहित के साथ काम करते समय वो अपने विचारों को सुझावों के रूप में प्रस्तुत करती, न कि निर्णायक बयानों के रूप में। मुझे लगता है कि हम यह दृष्टिकोण आजमा सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? यह अप्रोच रोहित को कंफर्टेबल फील कराता था, क्योंकि वो स्टिल इन कंट्रोल फील करता था। अनीता के साथ वो टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस करती।
जब भी कोई प्रॉब्लम आती, वो अनीता के पास जाकर कहती, मैं यह चैलेंज फेस कर रही हूं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? अनीता को फील होता था कि उसकी एक्सपर्टाइज को वैल्यू दिया जा रहा है। यह अप्रोच सभी के साथ काम कर रहा था। टीम के मेंबर्स उससे कंफर्टेबल फील करते थे और उसके आइडियाज को सीरियसली लेते थे। 3 महीने बाद एक प्रोजेक्ट आया जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक मेजर बैंक के साथ पार्टनरशिप का मामला था और क्लाइंट बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रखता था। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन जरूरी था। ज्योति ने देखा कि यह उसके लिए रॉबर्ट ग्रीन के लॉज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। प्रोजेक्ट के दौरान ज्योति ने ग्रीन के एक और इंपॉर्टेंट लॉ को ऑब्जर्व किया, डिकोड पीपल्स कैरेक्टर। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि हर पर्सन की कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स होती हैं जो उनकी डीप सीटेड पैटर्न्स को रिवील करती हैं। बैंक के साथ जो मीटिंग्स हो रही थीं, उसमें मेन क्लाइंट मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था, लेकिन ज्योति ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई टेक्निकल डिटेल डिस्कस होती थी,
उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। वो फॉरवर्ड लीन करता था, क्वेश्चंस पूछता था और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता था। ज्योति को रियलाइज हुआ कि मिस्टर शर्मा था, जो सीनियर वीपी था। इनिशियली वो बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता था। एल शर्मा का कंपल्सिव बिहेवियर था। वो डिटेल्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता था बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। उसका मास्क था बिजी सीनियर एग्जीक्यूटिव, लेकिन एक्चुअली वो एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन था जो थरो अंडरस्टैंडिंग के बिना कंफर्टेबल नहीं था। अगली मीटिंग में ज्योति ने अपना अप्रोच चेंज किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग हाई लेवल प्रेजेंटेशन, उसने डिटेल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया। उसने हर फीचर के बिहाइंड द सीन्स वर्किंग को एक्सप्लेन किया, पोटेंशियल चैलेंजेस को ऑनेस्ट में डिस्कस किया और स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रेजेंट किया। मिस्टर शर्मा की रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट थी। वो इंगेज्ड था, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछ रहा था और फाइनली उसने कहा, यह एग्जैक्टली वो लेवल ऑफ डिटेल है जिसकी मुझे जरूरत थी। प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, लेकिन अभी भी चैलेंजेस थी। इंप्लीमेंटेशन फेज में टीम के अंदर भी डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ डील करना था। करान, जो मार्केटिंग में था, का कंपल्सिव बिहेवियर था कि वो हमेशा क्विक रिजल्ट्स चाहता था। वो हर दिन प्रोग्रेस के बारे में पूछता रहता था और इंपेशेंट हो जाता था जब डेवलपमेंट स्लो लगता था। ज्योति ने समझा कि उसकी यह बिहेवियर इनसिक्योरिटी से आती थी। वो अपने सुपीरियर्स को शो करना चाहता था कि वो प्रोएक्टिव है। ज्योति ने करान के साथ डेली माइक्रो अपडेट्स शेयर करना शुरू किया, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना, अपकमिंग माइलस्टोन्स के बारे में स्पेसिफिक टाइमलाइंस देना। इससे करान को फील होता था कि वो लूप में है और वो ज्योति के काम में अननेसेसरीली इंटरफियर नहीं करता था। दीपिका, जो ऑपरेशंस में थी, का पैटर्न था कि वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत वरी करती थी। उसका कंपल्सिव बिहेवियर था ओवर प्लानिंग और वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर रहना। ज्योति ने समझा कि यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस से आता था। वो जेन्युइनली चाहती थी कि कुछ भी गलत ना हो। दीपिका के साथ काम करते टाइम ज्योति ने डिटेल्ड कॉन्टिंजेंसी प्लान्स शेयर किए। अगर यह इश्यू आए तो हमारे पास प्लान ए, बी और सी रेडी है, वो कहती थी। इससे दीपिका को पीस ऑफ माइंड मिलता था और वो सपोर्टिव बन जाती थी। प्रोजेक्ट के मिडिल फेज में एक नई चैलेंज आई। टीम में कुछ पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। अर्जुन, जो बिजनेस डेवलपमेंट में था, को लगने लगा था कि ज्योति को प्रोजेक्ट में ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है और मैनेजमेंट की अटेंशन भी उसे ज्यादा मिल रही है। ज्योति ने रॉबर्ट ग्रीन के द लॉ ऑफ कोवेटसनेस को यहां अप्लाई किया। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से जेलस हो जाते हैं और यह जेलसी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को ट्रिगर करती है। अर्जुन के बिहेवियर में सटल चेंजेस दिखने लगे। वो मीटिंग्स में ज्योति के आइडियाज को इनडायरेक्टली चैलेंज करता था, टीम मेंबर्स से अलग से बात करता था और कभी-कभी इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड करता था। अगर ज्योति ने इमोशनली रिएक्ट किया होता तो यह सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती थी, लेकिन ग्रीन की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग उसने समझा कि अर्जुन की बिहेवियर उसकी इनसिक्योरिटी से आ रही थी। इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग अर्जुन डायरेक्टली, ज्योति ने अलग अप्रोच अपनाया। उसने कॉन्शियसली अर्जुन को क्रेडिट देना शुरू किया जब भी कोई सुख होती थी। यह आइडिया एक्चुअल अर्जुन के इनपुट से डेवलप हुआ है, वो मीटिंग्स में कहती थी, इवन इफ कंट्रीब्यूशन मिनिमल था। उसने अर्जुन को प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल किया और उसकी विशेषज्ञता को मान्यता दी। अर्जुन, आपका बिजनेस डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव यहां वैल्यूएबल होगा, वो कहती थी। धीरे धीरे अर्जुन का बिहेवियर चेंज होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि ज्योति उसे कंपेटिटर के रूप में नहीं बल्कि कोलैबोरेटर के रूप में देखती है। उसकी इनसिक्योरिटी कम हो गई और वो सपोर्टिव बन गया। यह एक्सपीरियंस ज्योति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने सीखा कि ह्यूमन नेचर में जेलसी और कंपटीशन नेचुरल है, लेकिन अगर हम इसे समझकर हैंडल करें तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कोलैबोरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के फाइनल फेज में सबसे बड़ी चैलेंज आई। क्लाइंट साइड से कुछ लास्ट मिनट चेंजेस के रिक्वेस्ट्स आए जो पूरी टाइमलाइन को डिसरप्ट कर सकते थे। टीम के कुछ मेंबर्स पैनिक करने लगे और कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ज्योति ने ग्रीन के द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस को अप्लाई किया। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि जब प्रेशर होता है तो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग में ट्रैप हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। टीम मीटिंग में कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे
कि क्लाइंट को डायरेक्टली रिफ्यूज कर देना चाहिए क्योंकि चेंजेस इम्प्रैक्टिकल थे। कुछ लोग क्विक फिक्सेस सजेस्ट कर रहे थे जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन फ्यूचर में बिगर इश्यूज क्रिएट कर सकते थे। ज्योति ने डीप ब्रीदिंग की और सिचुएशन को कामली एनालाइज किया। उसने समझा कि यह मोमेंट में पैनिक करने का टाइम नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का टाइम था। मैं समझती हूं कि यह चेंजेस चैलेंजिंग हैं, उसने टीम को एड्रेस करते हुए कहा। लेकिन आइए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाहता है और क्यों। उसने क्लाइंट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन सेटअप किया। उसने पूछा कि यह चेंजेस की रियल मोटिवेशन क्या है, क्या यह बिजनेस क्रिटिकल है और क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हो सकते हैं। पता चला कि क्लाइंट के सीनियर मैनेजमेंट ने कुछ न्यू मार्केट इनसाइट्स के बेस्ड पर यह चेंजेस सजेस्ट किए थे। लेकिन जब ज्योति ने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए जो सेम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते थे लेकिन टेक्निकली ज्यादा फीजिबल थे, तो क्लाइंट ओपन था। ज्योति ने रियलाइज किया कि यह सिचुएशन एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी था। अगर वो इसे सक्सेसफुली हैंडल कर ले तो यह क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बढ़ा सकता था और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए डोर्स ओपन कर सकता था। उसने टीम को भी यह पर्सपेक्टिव दिया। यह चैलेंज है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो यह प्रूव करेगा कि हम फ्लेक्सिबल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। यह हमारी रेपुटेशन को स्ट्रेंथन कर सकता है। टीम का मूड चेंज हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में स्विच हो गए इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट मोड में रहने के। फाइनल इंप्लीमेंटेशन के दौरान एक मेजर टेक्निकल इश्यू आई। कुछ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स थे जो टेस्टिंग फेज में मिस हो गए थे। क्लाइंट साइड से कंप्लेंट्स आने लगी और प्रोजेक्ट डेडलाइन रिस्क में था। यह वो मोमेंट था जब ज्योति के कैरेक्टर की रियल टेस्ट थी। उसके टीम मेंबर्स डिफेंसिव हो गए थे। कुछ लोग ब्लेम गेम में इन्वॉल्व्ड हो गए। यह टेस्टिंग टीम की मिस्टेक है। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किए थे, इतनी जल्दी में काम करने को कहा था। ज्योति ने ग्रीन के द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस को रिमेंबर किया। जब लोग डिफेंसिव हो जाते हैं तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय ब्लेम करने में एनर्जी वेस्ट करते हैं। लिसन एवरीवन, ज्योति ने टीम मीटिंग में कहा, मैं जानती हूं कि हम सभी स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन राइट नाउ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसने अपनी भी मिस्टेक्स को ओपनली एक्नॉलेज किया। मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग को थरली कोऑर्डिनेट नहीं किया था। यह पार्शियली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह अप्रोच से टीम मेंबर्स भी डिफेंसिव एटीट्यूड से बाहर आने लगे। जब लीडर अपनी मिस्टेक्स एडमिट करता है तो टीम मेंबर्स भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। अनीता ने कहा, मुझे भी लगता है कि मैं कुछ एज केसेस को मिस कर गई। रोहित ने कहा, हमारी रिव्यू प्रोसेस में भी गैप्स थे। अब फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर था, ब्लेम गेम पर नहीं। टीम ने कलेक्टिवली इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व करना शुरू किया। ज्योति ने क्लाइंट के साथ भी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन किया। उसने एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया, रियलिस्टिक टाइमलाइन दिया और डेली अपडेट्स प्रोवाइड किए। मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए आपकी ऑनेस्टी, मिस्टर शर्मा ने कहा। बहुत से वेंडर्स इस तरह की सिचुएशंस में एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करती है ट्रस्ट। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, लेकिन ज्योति के लिए असली चैलेंज अभी शुरू हो रही थी। सक्सेस के बाद उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब वो ह्यूमन नेचर को परफेक्टली अंडरस्टैंड कर गई है। ग्रीन की बुक में एक वार्निंग थी, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। यह लॉ एक्सप्लेन करता था कि सक्सेस के बाद लोग अक्सर कंप्लेसेंट हो जाते हैं और वो मिस्टेक्स करने लगते हैं जो उनकी सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ज्योति के साथ एग्जैक्टली यही होने लगा। अगले प्रोजेक्ट में उसने थरो रिसर्च नहीं किया। उसने अस्यूम किया कि पिछली प्रोजेक्ट की लर्निंग्स डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। नया क्लाइंट कंप्लीटली डिफरेंट था। वो एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था जहां हायरार्की और फॉर्मल प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज्योति ने वो कैजुअल और डायरेक्ट अप्रोच यूज किया जो फिनटेक क्लाइंट के साथ वर्क करता था। रिजल्ट्स डिजास्ट्रस थे। क्लाइंट को लगा कि वो अनप्रोफेशनल है और प्रॉपर बिजनेस एटिकेट नहीं फॉलो करती। फर्स्ट मीटिंग में ही नेगेटिव इंप्रेशन बन गया। ज्योति को रियलाइज हुआ कि उसने रॉबर्ट ग्रीन की एक फंडामेंटल टीचिंग को इग्नोर किया था। हर सिचुएशन यूनिक है और हर पर्सन अलग है। पिछली सक्सेसेस की बेस्ड पर असम्पशंस नहीं बनाने चाहिए। उसने फिर से ग्रीन की बुक को रिफर किया और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया।
नए क्लाइंट की कंपनी कल्चर को समझने के लिए रिसर्च किया, उनकी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक चैलेंजेस को स्टडी किया। उसने अपने बिहेवियर को एडजस्ट किया, मोर फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रॉपर हायरार्की को रिस्पेक्ट करना और ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हुई। क्लाइंट को लगा कि वो अडेप्टेबल है और उनकी कंपनी कल्चर को रिस्पेक्ट करती है। यह एक्सपीरियंस ज्योति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने सीखा कि ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक्स समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की मजेदार और आसान समझ। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की समरी, ताकि आप कम समय में जान सकें बड़ी बातें। तो जुड़िए हमारे साथ, सुनिए, समझिए और बढ़ाइए अपनी ज्ञान की दुनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी किताब है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर के सबसे डीप सीक्रेट्स को रिवील करती है। जब आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी बुक नहीं है। यह एक पावरफुल टूल है जो आपको दूसरे लोगों के माइंड्स को समझने में हेल्प करेगी। रॉबर्ट ग्रीन ने ईयर्स ऑफ रिसर्च और हिस्टोरिकल एनालिसिस के बाद इस बुक को क्रिएट किया है। हर इंसान के अंदर कुछ फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ये पैटर्न्स हजारों सालों से सेम रहे हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। इस बुक में आपको 18 एसेंशियल लॉज मिलेंगे जो ह्यूमन नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात यह है कि हम सभी अपने इमोशंस के स्लेव हैं। हमारे रैशनल माइंड कितना भी स्ट्रांग हो, अंत में हमारे इमोशंस ही हमारे डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और दूसरों के इमोशनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एवरी पर्सन अपने अंदर एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी रखता है। हम सभी बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। जब आप यह रियलिटी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप लोगों के साथ बेहतर डील कर सकेंगे। इस बुक का मेन पर्पस यह है कि आप लोगों के रियल इंटेंशंस को समझ सकें। सरफेस पर जो दिखता है वह अक्सर रियलिटी नहीं होता। पीपल अपने ट्रू फीलिंग्स और मोटिवेशंस को हाइड करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन आपको वे टेक्निक्स सिखाएंगे जिससे आप इन हिडन पैटर्न्स को डीकोड कर सकें। सोशल सिचुएशंस में सक्सेस पाने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यह बुक आपको वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स और डेली इंटरैक्शंस में एडवांटेज देगी। आप सीखेंगे कि कैसे लोगों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लीडर्स और थिंकर्स ने इन लॉज को इंट्यूटिवली समझा था। नेपोलियन, सीजर, एलिजाबेथ वारफील्ड और मॉडर्न लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, इन सभी ने ह्यूमन नेचर की इन लॉज का इफेक्टिव यूज किया था। यह बुक आपको भी वही स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। आपको यह भी समझना होगा कि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। जब आप किसी ग्रुप में होते हैं तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अदर्स के इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है। यह फिनोमिनॉन क्राउड मेंटालिटी कहलाता है और यह बहुत पावरफुल है। इस जर्नी में आपको अपने डार्क साइड से भी फेस करना होगा। हर इंसान के अंदर जेलसी, एनवी और अग्रेशन की फीलिंग्स होती हैं। इन फीलिंग्स को सप्रेस करने की बजाय आपको इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वे में चैनल करना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन की लेखन शैली बहुत एंगेजिंग है। वह कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स और रियल लाइफ केस स्टडीज के माध्यम से आप इजीली इन लॉज को समझ सकेंगे। यह बुक आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। आपका कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और लोग उनका नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी यह बुक इनवैल्यूएबल है। आपको पता चलेगा कि वर्ड्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज और टोन होता है। नॉन वर्बल क्यूज को रीड करना एक आर्ट है जो आपको मास्टर करनी चाहिए। पावर डायनामिक्स हर रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, हर जगह कोई ना कोई पावर स्ट्रगल चलती रहती है। यह बुक आपको इन डायनामिक्स को नेविगेट करने में हेल्प करेगी। सेल्फ अवेयरनेस इस पूरी जर्नी का फाउंडेशन है। जब तक आप अपने ओन बायसेस और पैटर्न्स को नहीं समझेंगे,
तब तक आप दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। यह बुक आपको आत्मविचार के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। अब जब आप इस अद्भुत ऑडियो बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके पास ह्यूमन नेचर के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है। रॉबर्ट ग्रीन ने जो 18 लॉज प्रेजेंट किए हैं, वे आपकी लाइफ को फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं अगर आप इन्हें सीरियसली इंप्लीमेंट करें। यह जर्नी केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने के बारे में नहीं था। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था जिसमें आपने अपने ओन साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर किया है। आपको रियलाइज हुआ होगा कि ह्यूमन बिहेवियर कितना प्रेडिक्टेबल है जब आप राइट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना होगा। जो लोग अपने इंपल्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वही लाइफ में रियल सक्सेस अचीव करते हैं। यह स्किल आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देगी। आपने सीखा है कि एम्पैथी सिर्फ एक नाइस क्वालिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक टूल है। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उनके साथ बेहतर कनेक्शंस बना सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नार्सिसिज्म के बारे में जो इनसाइट्स आपको मिली हैं, वे पर्टिकुलरली वैल्यूएबल हैं। हर व्यक्ति बेसिकली सेल्फ इंटरेस्टेड है और यह कोई नेगेटिव चीज नहीं है। यह सिंपली ह्यूमन नेचर का एक एस्पेक्ट है। जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह बुक आपको उस जर्नी की शुरुआत दे चुकी है। अब आपको डेली लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना है। हर इंटरैक्शन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए भी यह बुक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। ग्रेट लीडर्स वे होते हैं जो ह्यूमन नेचर को डीपली समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। आप भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यह भी याद रखें कि पावर का मतलब सिर्फ डोमिनेशन नहीं है। रियल पावर वह है जो इन्फ्लुएंस और प्रिसर्शन से आती है। जब लोग आपको नेचुरली फॉलो करते हैं, तो वह ऑथेंटिक लीडरशिप है। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर जो एम्फेसिस दिया गया है, वह स्पेशली इंपॉर्टेंट है। योर कैरेक्टर ही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस डिटरमिन करता है। शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स से आप कुछ रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एसेंशियल है। इस बुक में दिए गए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स आपको यह समझने में हेल्प करते हैं कि ये लॉज टाइमलेस हैं। सीजर के टाइम से लेकर मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक ह्यूमन नेचर के बेसिक पैटर्न्स सेम रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी वही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन इंसाइट्स को एथिकली यूज करें। यह नॉलेज आपको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि बेटर रिलेशनशिप्स बनाने और पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए दी गई है। डेली प्रैक्टिस के लिए यह सजेस्ट करता हूं कि आप हर दिन कम से कम एक लॉ को कॉन्शियसली अप्लाई करने की कोशिश करें। ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करें। लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को नोटिस करें। उनके मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी रेगुलर प्रैक्टिस करें। अपने ओन रिएक्शंस और पैटर्न्स को एनालाइज करें। जब आप किसी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो बाद में सोचें कि क्यों ऐसा हुआ। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। यह बुक आपको यह भी सिखाती है कि पेशेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नेचर को समझना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना टाइम लेता है। क्विक फिक्सेस नहीं होते। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें। अंत में यह याद रखें कि यह जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। यह बुक आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे चुकी है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यूअसली बिल्ड करना होगा। रॉबर्ट ग्रीन का यह मास्टरपीस आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, अगर आप इसे सीरियसली इंप्लीमेंट करें। यह सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो आपके करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है। तो अब आपके पास चॉइस है। आप इस नॉलेज को शेल्फ पर रख सकते हैं या फिर इसे अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो भी डिसीजन आप लें, वह आपकी फ्यूचर को शेप करेगा। मैं होप करता हूं कि आप इस पावरफुल नॉलेज का बेस्ट यूज करेंगे और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। धन्यवाद इस इनक्रेडिबल जर्नी के लिए। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको लाइफ के हर स्टेप पर गाइड करेंगे। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसे ही और भी मजेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।